हेलो बच्चों आज हम लोग एसएचएम का ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीडियो हो, ठीक है। मतलब थ्योरी पोर्शन का ये लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। एंड आई थिंक क्वेश्चंस भी हमने साथ साथ ही बनाए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, कोशिश करेंगे कि आज एसएचएम खत्म हो जाए। चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 9th वीडियो होगा आपका एसएचएम का, तो इसको करते हैं। देखिए, एक प्रॉब्लम मेरे से एक बच्चे ने पूछा कि सर ये एक ऐसा सिस्टम था, ठीक है। ये एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि और ये सिलेंडर है, इसका रेडियस आर है, ये एक सिलेंडर है, ये क्या है? सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। ये ऐसे रखा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि नो स्लिपिंग, ठीक है। यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं, मतलब जो भी रोलिंग है वो प्योर रोलिंग है, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पे ये दो स्प्रिंग लगे हैं, दोनों का ये के है, अलग भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये के और ये भी के है, और इसका मास जो है वो है m, ठीक है। तो बोला कि सर इसमें पूछा गया था हमसे ये क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड निकालिए। तो कोई खास बात नहीं था, इसमें निकाला जा सकता था। अब ऐसे क्वेश्चंस में एक तो रोटेशन भी हो रहा है, और एक तो ट्रांसलेशन भी हो रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में हम दो इक्वेशन लगाएं, एनएलएम का एक रोटेशन वाला इक्वेशन और एक लीनियर मोशन वाला, दोनों में एनएलएम लगाएं और फिर बनाएं तो थोड़ा सा टीडियस होगा। 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है हमको, एक लीनियर मोशन का एनएलएम, एक रोटेशनल मोशन का एनएलएम और दूसरा A बराबर आर अल्फा। ये 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने पड़ते हैं, तब जाके कहीं आंसर आता है। बट वो हमारे लिए फेवरेबल यहाँ पे नहीं है। हमको क्या लिखना है, हमको किस चीज़ का हेल्प लेना चाहिए? एनर्जी मेथड का, ठीक है। तो एनर्जी मेथड का हेल्प लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है दोस्तों, क्वेश्चन लिख लीजिए आप, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको डिस्प्लेस करिए। अगर हम इसको x डिस्प्लेस करें हैं, ध्यान से समझिएगा बात को, x, ठीक है। और इसका वेलोसिटी क्या है? v। वेलोसिटी क्या है? v, ठीक है। तो ये जो है वो यहाँ आया होगा और ये यहाँ आया होगा। समझ में आ रहा है? ये कितना इलोंगेट हुआ होगा? मेरा सवाल तो ये है कि अगर ये x हुआ है, अगर ये रोटेट करके x तक गया है, इसका इलोंगेशन कितना होगा? आपको याद होगा मैंने बताया था कि प्योर रोलिंग के केस में अगर ये v होता है तो ये 0.2v से चलता है, ठीक है। या फिर अगर ये x चलता है तो ये 2x चलता है, या ये इसका एक्सेलरेशन a है तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 2a है। मैंने निकाल के बताया था आपको रोटेशन में, ठीक है। तो उसी तरह अगर ये v है तो इस पॉइंट का रफ्तार कितना होगा? 2v। यदि ये x है तो इसका भी इलोंगेशन कितना होगा? 2x। ये रोटेट करके गया है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? बस अब ये 2x इलोंगेट हुआ है और ये 2x क्या हो गया है? कंप्रेस, ठीक है। अब एनर्जी मेथड लिखिए। तो बाकी कोई खास बात नहीं था इसमें, बस सवाल बन जाएंगे। चलिए इसका एनर्जी मेथड लिखते हैं। तो टोटल एनर्जी जो इसका होगा वो क्या होगा? पहला तो हाफ mv², ठीक है। फिर प्लस हाफ रोटेशन की वजह से हाफ i इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ i इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि प्योर रोलिंग है ना, तो v बराबर रेडियस इज व्हाट? r, तो v बराबर r ओमेगा। आप यहाँ पे चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे ऐसे। फिर हाफ k इंटू 2x स्क्वायर प्लस हाफ k इंटू 2x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। अच्छा, ये सिलेंडर है ना, तो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mr²/2, mr²/2। आप देख लीजिएगा, आपको मैंने पढ़ाया भी है ये। तो ये हो गया हाफ mv² प्लस 1/2 m r² by 2
इंटू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, के इंटू 2x यानी कि 4x स्क्वायर। आप करके देख लीजिए, यही आएगा, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। ये आर स्क्वायर सी आर स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया, ई बराबर एम वी स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस ये हो जाएगा 1/4, 2 इंटू 2, यस, प्लस और इंटू वी स्क्वायर मैंने लिया ना, हाँ ठीक, और प्लस के इंटू 4x स्क्वायर, ठीक है। जब इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर इंटू 4 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस के इंटू 4x स्क्वायर। सबसे पहले तो ये आप लिख लीजिए, ये है ना। अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब जो सिंप्लीफाइड रिलेशन आया है वो है 3/4 एम वी स्क्वायर प्लस 4kx स्क्वायर। ये है आपका एनर्जी इक्वेशन। अब इसको क्या करना है, वही सिंपल डिफरेंशिएट करके आपको 0 पुट कर देना है और आपको सब कुछ आ जाएगा। चलिए देखते हैं उसको। सो यू कैन राइट इट डाउन। सॉल्यूशन यहां से है, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करना है। डी ई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इफ वी डिफरेंशिएट इट 3/4 एम इंटू 2v इंटू डी वी अपॉन डी टी, ओके, डी वी अपॉन डी टी प्लस 2v, यस, 4k इंटू 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, 4k 2x, यस, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी, 2 से ये 2 चला जाएगा, ठीक है, और तो कुछ नहीं जाएगा, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू व्हाट, दैट वुड बी -4k x अपॉन यहाँ से 3/4 m, ठीक है, हाँ ठीक तो है। तो ये एक्सेलरेशन होगा a, ठीक है। एंड यू कैन नाउ गेट ओमेगा वुड बी इक्वल टू व्हाट, रूट अंडर ये 4 चौका 16k अपॉन 3m, 16k अपॉन 3m, एंड टाइम पीरियड वुड बी इक्वल टू व्हाट, 2 रूट अंडर 3m अपॉन 16k। ये हो, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ से ले आओ बाहर, 4 बाहर ले आओ तो 2 से कट जाएगा ये, ठीक है। खैर आप अब कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों आपका ये सॉल्यूशन, ठीक है। तो किया जा सकता है, कोई खास बात नहीं है सवाल में, जान नहीं है इस सवाल में, थोड़ा सा ये समझना है बस, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, चलिए इसको अब हम सॉल्व, इसको हम लोग रब करते हैं। देखिए अब हम लोग ना पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और इससे सवाल आ सकते हैं आपके लिए, बट है सिंपल। कॉम्बिनेशन यानी कि एसएचएम को जोड़ना, एसएचएम को जोड़ना, कैसे जोड़ा जा सकता है एसएचएम को, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले इसको जोड़ना है किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, इन सेम डायरेक्शन। 2 एसएचएम को जोड़ना है मुझे, ठीक है। और हमारा एक अजम्पशन इसमें चलेगा
अजम्पशन वैसे ही उसको जोड़ेंगे जिसका ओमेगा सेम होगा। अजम्पशन क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ SHM या ऑल SHM इज सेम। हम लोगों को यही कंडीशन पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे पहली बात इसको ध्यान रखिएगा, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, ठीक है। सेम डायरेक्शन में जोड़ना है। जैसे मान लीजिए ये है x और यहाँ पे एक SHM है, ठीक है। ये यहाँ पे एक SHM है, ठीक है, और फिर इसी जगह पे दूसरा SHM भी है, यानी कि यहाँ पे दो SHM है, एक है x1 और दूसरा है x2, ठीक है। दो SHM इसको जोड़ रहे हैं, कैसे जुड़ेंगे ये, ठीक है। तो आंसर ये वेक्टोरियली जुड़ेगा, ठीक है ना, बिकॉज आपको पता है कि ये वेक्टर के हिसाब से चलता है। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो यहाँ पे ये ऐसे चला, फिर ये ऐसे आया, तो डायरेक्शन तो है ही मेरे पास हर जगह पे। वेलोसिटी एक्सेलरेशन से ही तो हम लोग हर बात किए हैं, ठीक है ना। तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जो मैं बताऊँ आपको एक चीज़, आपने जो ये लिखा x1 इज इक्वल टू a1 सपोज करिए साइन ओमेगा टी, ये क्या है, ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बोलते हैं, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, तो वी शुड ऐड इट वेक्टोरियली, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब, मान लीजिए x1 इज इक्वल टू दिस वन एंड x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। सपोज में फेज डिफरेंस डेल्टा का है या फाई का है, जो मर्जी है ले लीजिए, ठीक है। ये दो SHM है और दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ रहे हैं, मतलब x एक्सिस में ही जुड़ रहे हैं दोनों। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो जो रिजल्टेंट होगा दैट वुड बी x1 प्लस x2, ठीक है। पहले देखिए इसको कैसे करेंगे। अगर देखा जाए x को, ठीक है ना, तो ये होगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ठीक है। ये ऐसे जुड़ेगा बेसिकली, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि दिस x वुड बी इक्वल टू व्हाट, ये हो गया a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, इसको तोड़ लीजिए, साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा ही साइन ओमेगा टी इंटू कॉस डेल्टा प्लस a2 इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा, यही होगा ना। आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस x1 वुड बी इक्वल टू व्हाट, दिस x1 वुड बी इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन डेल्टा इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये दो आपके जुड़ने वाले क्वांटिटी है, ठीक है। एक साइन ओमेगा टी, एक कॉस ओमेगा टी, इधर में ये और ये, इसको जोड़ना है आपको। कैसा, वेक्टोरियली। ये सब कैसे जुड़ेगा, वेक्टोरियली। आई बात समझ में, सिंपल। अब इसको कैसे सॉल्व करा जा सकता है, इसको कैसे सॉल्व करा जा सकता है। तो मान लीजिए इसका एक मैं बताऊं आपको, चलिए। तो अब ऐसा समझिए, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। यहां ध्यान से देखिए, ये एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम अलग कांस्टेंट्स के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है इसको, मैं बताता हूं कैसे। देखिए देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां देखिए x बार इज इक्वल टू, इसको मान लीजिए C1 साइन ओमेगा टी प्लस C2 कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये वेक्टर नोटेशन में है, मेरी बात ध्यान से सुने, ये वेक्टर नोटेशन पे है, ठीक है। ये है साइन ओमेगा टी, ये है कॉस ओमेगा टी। क्या ये वेक्टर की तरह लग रहा है, आई और जे के टर्म्स में जो हम लोग किया करते थे पहले,
ये उसी तरह का कुछ इक्वेशन लग रहा है? याद करिए, मैं बताऊं आपको, समझिए, मैं बताऊं इसको। मतलब कोई ऐसा क्वांटिटी है, कोई एक क्वांटिटी है, मान लीजिए C है और वो ओमेगा टी पे है, तो उसका एक कंपोनेंट क्या होगा? C cos ओमेगा टी और C sin ओमेगा टी। मैं बता रहा हूँ ये x और y में नहीं चल रहा है, सिर्फ x डायरेक्शन में चल रहा है, वो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आपको नहीं लग रहा ये दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट साइन वाला, एक कंपोनेंट कॉस वाला? तो वेक्टर्स में भी तो ऐसा आता था, तो उसमें क्या होता था, ये और ये जुड़ जाता था। कैसे? मैं आपको बताऊं, अगर x की बात करें तो x का जो मैग्नीट्यूड होता था क्या होता था, ऐसा समझे, x का जो मैग्नीट्यूड होता था क्या होता था, दैट इज c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। याद है? इसका जो मैग्नीट्यूड होता था ये होता था। तो वहां मतलब जैसे यहाँ पे cos ओमेगा टी है, यहाँ पे sin ओमेगा टी है, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये भी एक्सप्रेशन तो कुछ ऐसा ही है। यानी कि अगर इसको लिखना था तो हम ऐसे लिखते थे ना, c cos ओमेगा टी प्लस c sin ओमेगा टी। तो यहाँ भी तो ये दो टर्म आया कि नहीं आया? तो इसको एक कॉमन टर्म्स में, मतलब इसको, ये वेक्टर फॉर्म का नोटेशन है या नहीं है? I और J है कि नहीं है? तो ये उसका मैग्नीट्यूड होता था, है ना? I का मैग्नीट्यूड ये, J का मैग्नीट्यूड ये। तो हम इसका जो मैग्नीट्यूड निकालते थे, कैसे निकालते थे? रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस रूट अंडर इसका स्क्वायर किया करते थे ना, ठीक है? इसको भी हमको उसी फॉर्म में लिखना है। मेरी बात ध्यान से समझिए, इसको भी हमको उसी टर्म में लिखना है। तो इसको एक कांस्टेंट रख लिए और इसको एक कांस्टेंट रख लिए। देखिए हम इसको उसी टर्म में लेके आते हैं। कैसे लेके आते हैं मैं बताता हूं, समझे। देखिए, अगर c1 स्क्वायर और c2 स्क्वायर किया जाए तो ये कितना आएगा? दैट इज रूट अंडर c1 इज हाउ मच, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 प्लस 2, यहाँ देखिए c1 ही है ना, a1 a2 इंटू कॉस डेल्टा। रूट अंडर c1 स्क्वायर यानी कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस डेल्टा प्लस इसका स्क्वायर दैट इज a2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर डेल्टा, है कि नहीं? तो x बार। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा? तो मैग्नीट्यूड निकलेगा इसका a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, इन दोनों को मिला देंगे तो कॉमन ले लेंगे, a2 स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा 1 हो जाएगा। तो मेरे पास जो आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस डेल्टा। ये बताइए कहीं आप देख चुके हैं? ये कहीं पे आप देख चुके हैं? कहाँ देखे हैं? कहाँ देखे हैं? ये आपने देखा है पैरेललोग्राम लॉ में, दो वेक्टर्स के बीच में जब एक एंगल होता है तो उसको ऐसे ही जोड़ते हैं, याद कीजिए, ठीक है? पहली बात तो ये। और फिर उन दोनों, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये मान लीजिए कॉस ओमेगा टी, ये कॉस ओमेगा टी, और दो वेक्टर्स हैं, ये मान लीजिए साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो इसके बीच में जो एंगल आता है वो है एप्सिलॉन, मान लीजिए। तो ये कैसे निकलता था? ये निकलता था, जरा ध्यान से देखिए, मैं बताऊं आपको। पहले तो आप ये लिख लीजिए, मेरा पेज कम है, हम इसको कर लेते हैं। इसको लिख लीजिए, यानी कि जो कॉमन टर्म आएगा, यानी कि इन दोनों में से निकलने वाला, वो तो ये इसका एम्पलीट्यूड है। यानी कि इन दोनों को जोड़ने के बाद जो SHM बनेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो ये है, ठीक है?
ठीक है, चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ इसको हम रखते हैं इस वाले फॉर्मेट पे। ये आपको समझ में आ जाएगा, परेशान मत हो। समझिए, अगर ये A1 है, ठीक है, और अगर यहाँ A2 है, दोनों के बीच में डेल्टा है, एंगल दोनों के बीच में क्या है, डेल्टा है, ये A2 है, ठीक है, और इसका रिजल्टेंट निकाले तो क्या आएगा बताइए? वो आएगा रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 1 A2 डेल्टा कॉस डेल्टा। देखो यही था ना, यही आया था ना, यही है आपका A। ये कॉमन एम्पलीट्यूड है इन दोनों को जोड़ने के बाद। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमको एक एम्पलीट्यूड आएगा वो है ये, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये है फाई, ये एप्सिलॉन, ये जो भी क्या मान लें, फाई मान लीजिए। मेरी बात आई समझ में? तो इस फाई के टर्म्स में अगर इन दोनों एसएचएम को लिखा जाए तो एक्स बार क्या आएगा? एक्स बार आएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के जो आने वाला है, इन दोनों को जोड़ के जो एसएचएम आने वाला है वो तो यही है। अरे भाई साइन, यहां देखिए साइन और ये कॉस ओमेगा टी, ये भी तो एक तरीके से साइन ही है, ये भी तो π/2 प्लस ओमेगा टी है, ठीक है। तो जुड़ के तो साइन ही आएगा ना। हाँ, उसका एक अलग फेज होगा। देखिए मैथमेटिक्स है, यहाँ मेरा कोई रोल नहीं है, आप जितना जानते हो उतना आपके लिए आसान नहीं है। इस कॉस को क्या लिख सकते हैं? साइन π/2 प्लस ओमेगा टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये कहानी आएगा, ठीक है। इससे और क्लियर तरीका है, मैं वो भी आपको बताता हूं, समझे? ऐसा समझे, पहले इसको लिख लीजिए। वो फॉर्मेट आपको आएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी कि इन दोनों को जोड़ के जो एसएचएम आने वाला है वो ये आने वाला है, ठीक है। चलिए पहले लिख लीजिए इसको। अब हम आपको एक बात और बताते हैं। आप क्या समझे कि A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा टी, कॉस डेल्टा को माने A कॉस डेल्टा और A2 A कॉस फाइव, ठीक है। और A2 साइन डेल्टा को क्या लिखे? A साइन फाइव, ठीक है। क्या लिखा जा सकता है? आंसर है बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये दोनों एक ऐसे ही टर्म है जिसको ऐसे जोड़ा जा सकता है। देखिए वहां पे क्या हम इसको A कॉस फाइव, इसको देखिए, मैं बताऊं आपको, समझे? अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना है? दिस इज A2 कॉस डेल्टा एंड दिस इज हाउ मच? A2 साइन डेल्टा। समझिए थोड़ा सा, इस पूरे, ये पूरा कितना है? क्या ये A कॉस फाइव नहीं है? A कॉस फाइव। और ये कितना है? A साइन फाइव। A साइन फाइव, मतलब ये डेल्टा है और ये A2 साइन डेल्टा है, ठीक है। जिसको हम A2 साइन डेल्टा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? A साइन फाइव, इसके टर्म में ये इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? A साइन फाइव। और इस पूरे को क्या लिख सकते हैं? A कॉस फाइव। लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? देख लीजिए वहां पे। उसी तरह इसको यहां देखिए, मैंने वही लिखा है यहाँ पे। A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा को A कॉस फाइव और A2 साइन डेल्टा को A साइन फाइव। अब देखिए ये सिंपल चीज़ है, ये समझ में आ सकता है आपको। तो जो ये आएगा वो आएगा A कॉस फाइव इंटू A कॉस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी प्लस A साइन फाइव कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इसमें अगर ध्यान से देखिए तो A बाहर आ सकता है
अब बचेगा क्या, cos फाइव इंटू साइन ओमेगा टी प्लस साइन फाइव इंटू कॉस ओमेगा टी। आएगा नहीं आएगा, तो x बार क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, ये साइन ओमेगा टी प्लस कॉस इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी, ये कुछ नहीं है मेरे भाई, ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। आप इसको तोड़ के देख लीजिए, फिर वही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे a कितना है, a है आपका रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस डेल्टा। लिख लीजिए, यानी कि दो SHM को जोड़ेंगे इस फॉर्मेट पे तो आपका जो आंसर आएगा वो SHM का ही आएगा, ये बात तो श्योर है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लिख लीजिए इसको। सच पूछिए तो अभी तक करने का आवश्यकता था ही नहीं। ठीक है, करना क्या था, बस सिंपल मैं बताता हूं। अब आप पहले तो इसको लिख लीजिए। अब जब ऐसे सवाल आए तो आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, करना कैसे मैं बताता हूं। आपको सीधा दिया हुआ है, आपको सीधा दिया हुआ है कि भाई साहब x1 जो है वो आपको a1 साइन ओमेगा टी है, ठीक है, प्लस x2 a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा है। ठीक है, ऐसा सवाल आ गया आपको। ठीक, करना क्या है आपको, कुछ नहीं, आप पहले तो a1 बना लीजिए, a1 को बेस बनाइए। अब a2 इससे कितना फेज डिफरेंस पे है, डेल्टा। देख लीजिए इसमें और इसमें फेज डिफरेंस कितने का है, डेल्टा, डेल्टा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो होगा वो होगा ए नेट, या फिर ए कर लीजिए उसको, यही है ए नेट आपका, और ये इसको कर लीजिए फाइव। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। अगर ए की बात करें, यानी कि इन दोनों को जोड़ के x1 प्लस x2 को जोड़ के क्या आने वाला है, आने वाला है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये तो मेरे सवाल में दिया हुआ है। इसके लिए क्या करेंगे, ए कितना होगा, ए होगा रूट अंडर वेक्टर के हिसाब से जोड़ दीजिए, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2 इंटू कॉस डेल्टा, वेक्टर की तरह जोड़ दीजिए। अच्छा, फाइव कितना होगा, तो भाई साहब फाइव के लिए पता है ना आपको, ये कितना है, a2 साइन डेल्टा, और ये कितना है, a2 कॉस डेल्टा, a2 कॉस डेल्टा। तो क्या करते हैं, tan फाइव निकालने के लिए, ये परपेंडिकुलर है तो tan फाइव बराबर दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन ये पूरा, अरे पहले भी कर चुके हैं भाई। tan फाइव इज इक्वल टू a2 साइन डेल्टा अपॉन a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा, खत्म, बन गया आपका सवाल। और आपको कुछ करना ही नहीं था, वो तो मैंने आपको दिखाया है कि ऐसे हम लोग अप्रोच करते हैं उसको। ठीक है, लिख डालिए इसको। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं इस पे। एक एग्जांपल करते हैं इस पे। सपोज करिए आपको जोड़ना है दो SHM। एग्जांपल नंबर 1 इस टाइप में, x1 आपको दिया हुआ है 3 साइन ओमेगा टी प्लस 30, सपोज करिए, एंड x2 इज 4 साइन ओमेगा टी प्लस 60, सपोज ऐसा दिया हुआ है, या फिर ऐसा समझ लीजिए 120 ऐसा दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे सबसे पहले तो 3 कर लीजिए, ये 3 है, इसको बेस मानिए, इसको बेस मानिए, और देखिए फेज डिफरेंस कितना है।
फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं? दिस माइनस दिस, जो डेल्टा है वो कुछ नहीं है, फेज डिफरेंस दिस माइनस दिस, ओमेगा टी प्लस 120 माइनस ओमेगा टी माइनस 30, तो ये कितना आ गया? 90 डिग्री। ये आपको याद रखना है, ये डेल्टा क्या है? फेज डिफरेंस, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है, ये है 3 ये है 4, इसका नेट कितना होगा? 5। अरे भाई ये तो π/2 है, मतलब इसमें और इसमें कितने का फेज डिफरेंस है? 90 का, तो 5 आ गया और ये है 5। अच्छा 5 कितना है? ये देख के क्या लग रहा है आपको? अरे भाई 3 4 5 है, 37 53 90 है ये, तो 4 के सामने वाला क्या होगा? 53, बड़े वाले के सामने वाला एंगल बड़ा वाला होगा, 3 के सामने वाला 37, ठीक है। तो इसका जो SHM आएगा वो क्या आएगा? x = 5 साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी। अच्छा हमने बेस किसको माना है? 30, तो इसको लेके चलना पड़ेगा, अब प्लस करना पड़ेगा 5, क्योंकि ये हमारा बेस है। बिल्कुल परेशान मत हो, कोई दिक्कत नहीं है, बेस जिसको मानते हैं वही रखते हैं ना पहले। ओमेगा टी प्लस 30 और प्लस कितना है? 5 कितना है? 53 डिग्री। अब दोनों को जोड़ दीजिए, x = 5 साइन ओमेगा टी प्लस 83, आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है एकदम, ठीक है। सिंपल एकदम, फर्स्ट क्लास। एग्जाम्पल नंबर 2 देखना हो। अच्छा पहले एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए। सपोज दिस x1 = 3 साइन ओमेगा टी प्लस 30, ठीक है। x2 = 4 साइन ओमेगा टी, ऐसा आ गया। अब ऐसा आ गया, क्या करें? करना कुछ नहीं है भाई साहब, आप इसको ऐसा कर लीजिए, इसको प्राइम रखना चाहते हैं इसको प्राइम रख लीजिए, इसको रखना चाहते हैं इसको रख लीजिए। हम इसको रखना पसंद करते हैं। अगर ये ओमेगा टी है तो पहले करिए 4, पहले करिए क्या? 4, दूसरा करिए 3, दूसरा करिए 3, और इससे कितनी दूरी पे है ये? 30 डिग्री। बेस किसको माने हम? नीचे वाले को। मेरे लिए फायदे की बात है भाई, ठीक है। तो ये कितना एंगल आ गया? 5, जो भी आएगा अब वो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, अगर x आता है तो इसका a कितना आएगा? √3² प्लस 4² प्लस 2 × 3 × 4 × cos 30, ठीक। और 5 बराबर कितना हो जाएगा? tan 5। tan 5 बराबर 3 साइन 30 डिग्री अपॉन 4 + 3 cos 30 डिग्री। यहाँ से 5 निकालिए, यहाँ से a निकालिए और आंसर पुट कर दीजिए। कौन सा आंसर में? x = a साइन ओमेगा टी प्लस 5। सिंपल, ठीक है। अगर हम इसको बेस मानते तो हमको निगेटिव करना होता है, इसको ये नीचे लेके आते हैं क्योंकि वो माइनस आता। अगर हम इसको बेस मानते तो हमको क्या करना पड़ता? ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस 30, तो -30, तो -30 को नीचे करना पड़ता, तो ये जुड़ता और ये 5 आता, तो निगेटिव में 5 आता। ओमेगा टी प्लस 30 -5। आई बात समझ में? इसको सॉल्व करिए, ठीक है। बेसिकली हमको जो मतलब होता है फेज डिफरेंस से लेना देना है, और किसी चीज से लेना देना नहीं है। लिख लीजिए इसको। अब कहने का मतलब है कि सर 3 अगर होते तो भी जुड़ जाता क्या? हाँ बिल्कुल, 3 SHM हो वो भी जुड़ेंगे, 3 SHM हो वो भी जुड़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, सपोज x1 = x1 a1 साइन ओमेगा टी, x2 is a2 साइन ओमेगा टी प्लस Δ1, x3 = a3 साइन ओमेगा टी प्लस Δ1 प्लस Δ2। इसको भी सेम वैसे ही जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फेजर डायग्राम से, फेजर डायग्राम मैंने आपको पहले पढ़ाया भी है। a1 ओमेगा टी बेस, फिर यहाँ से कितना डिग्री? डेल्टा, ये है a2 और ये यहाँ से कितना है? डेल्टा, ठीक है।
अच्छा ओमेगा टी से फिर कितना है, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, या फिर ये ऐसे जा रहा है, यहां से ही कितना होगा, डेल्टा 2। इन दोनों में तो फेज डिफरेंस कितने का है, डेल्टा 2 का है। ये जो फेज है, ये वाला फेज, इससे डेल्टा 2 आगे है तो डेल्टा 2, और अगर यहां से देखेंगे तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ये डेल्टा 1 तो बराबर ही है ना, ठीक है। तो मेरे लिए बस ये इंपॉर्टेंट है। और ये है क्या, A3, इसको जोड़ दीजिए। अब वेक्टर नोटेशन, आप वेक्टर जोड़ना आपको आता है, इसको पहले जोड़िए पॉलीगॉन लॉ से, और फिर इसको लेके इसको जोड़िए, मुझे और कोई दिक्कत नहीं है। ये है 5, ठीक है। तो जो x आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा A sin ओमेगा t प्लस 5। बेस मैंने ये माना है ना, सिंपल। तो देख सकते हो ऐसे कई सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। एक SHM जुड़े, 2 SHM जुड़े, 5 SHM जुड़े, कुछ भी, सब का सब क्या है, SHM ही आएगा। सवाल इस पे पूछा जा चुका है कि 2 SHM को जोड़ के क्या आता है, तो आंसर SHM ही आता है, पूछा गया सवाल है ये, ठीक है। एक सवाल करते हैं, एग्जांपल नंबर 4। मान लीजिए x इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी एंड x2 इज इक्वल टू A2, इसको 3 कर लीजिए, इसको 4 कर लीजिए कॉस ओमेगा टी। अब बताओ क्या ये जुड़ के SHM आएगा, आंसर है बिल्कुल SHM आएगा, क्योंकि ये भी तो साइन ही है। कॉस क्या है, कॉस भी साइन है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, दैट इज कोसाइन, ठीक है। सो दिस इज 4, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। देखिए तो क्या आएगा, अगर इसको हम करेंगे, इसको हम, साइन का क्या होता है कॉस, और पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो पाई ये तो चेंज हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, तो दोनों तो साइन ही है ना। अब इसको करना है, क्या दिक्कत है, ये है 3, और यहाँ से इन दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है, ओमेगा पाई बाई 2 का। ओमेगा टी सेम है तो पाई बाई 2, ये दिस इज, अगर ये 3 है सपोज करिए, ये 3, ये 4, दिस इज ये 5 ही होगा रूट अंडर, ये तो सिंपल है ना 5, और ये हो गया 5 कितना है 53 डिग्री। तो सिंपल x इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री, आंसर ये SHM है। तो आंसर है साइन कॉस जुड़ के आपको SHM ही देने वाले हैं, साइन और कॉस जुड़ के आपको SHM ही देने वाले हैं, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। कभी पूछ दे कि 2 साइन को जोड़ के क्या SHM मिलेगा, आंसर है हाँ। 2 SHM को जोड़ के SHM मिलेगा, आंसर है हाँ। 2 SHM को जोड़ के हमेशा SHM मिलेगा, ठीक है, इसको याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग अब जोड़ेंगे कैसे, ये तो सेम डायरेक्शन में जोड़ रहे थे, अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जोड़ेंगे, ठीक है। इसको लिखिए, सो फ्रेंड्स, तो ये हम लोग देखें कि अगर सेम डायरेक्शन में हो, अगर हमको जोड़ना है SHM को, तो कोई खास बात नहीं है जोड़ना, ठीक है। उसके बाद चलिए अब कॉम्बिनेशन कैसे करना है, इन दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब एक SHM समझ लीजिए इधर, इधर x, और एक SHM इधर y, ऐसे SHM को जोड़ना है हमको परपेंडिकुलरली। तो उसको कैसे जोड़ेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। x इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, ठीक है। और दूसरे वाले में सपोज कीजिए कि जो फेज डिफरेंस है वो है डेल्टा, ऐसा। बट इनको अब सेम डायरेक्शन में नहीं जोड़ना है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जोड़ना है, ऐसे ऐसे। तो हमको क्या मिलेगा जोड़ के, देखिए मैं बताता हूँ, समझे। इसको सबसे पहले जोड़ के रिजल्ट निकालते हैं, क्या निकलेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो x अपॉन A1 क्या होगा, साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसी हिसाब से अगर हम कॉस ओमेगा टी देखें तो क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, मतलब x स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर।
रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए अब इसको जोड़ते हैं। इसको अगर लिखें, इसको लिख लीजिए 1। ठीक, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। y अपॉन a2 को क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस डेल्टा प्लस साइन डेल्टा इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब इसके वैल्यूज को रखिए। साइन ओमेगा टी का वैल्यू क्या है, x अपॉन a1, ओके, और x अपॉन a1 ओके इंटू कॉस डेल्टा, ठीक है, प्लस साइन डेल्टा इंटू कॉस ओमेगा टी का वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, इसको इधर लेके आइए और उसको जोड़िए। अगर ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा आपका y अपॉन a2, ठीक है, माइनस इसको लेके चलिए, माइनस, और क्यों लेके चलिए समझ में आ जाएगा, अपॉन a1 इंटू कॉस डेल्टा। लिख सकते हैं इसको इधर लेके जाके और इसको स्क्वायर कर दीजिए। क्यों स्क्वायर किया समझ में आया, क्योंकि ये रूट में था, हमको इसको रूट हटाना था, तो इसको रूट करेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर डेल्टा, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर। ये इज दिस ओके। चलिए अब इसको इधर लेके आए तो क्या हो गया, ये y स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा माइनस 2xy कॉस डेल्टा अपॉन a1 इंटू a2 ओके इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर। इसको पहले लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है, इसको इस तरीके से जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, कभी भी कोई आपको बोले ना कि SHM क्या एक वेक्टर क्वांटिटी, आंसर है हाँ, तो उसमें I और J क्यों नहीं होता है, तो आंसर है वेक्टर क्वांटिटी को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक I और J के फॉर्मेट में, एक पोलर फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में, कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, याद है ना, तो वो पोलर फॉर्मेट है उसका, ठीक है ना, और ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो वेक्टर्स में देखिए, या तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, नहीं तो एंगल चाहिए, कि इस दूरी से यहाँ चले जाइएगा तो पहुँच जाइएगा। याद है हम लोग पढ़ाए थे वेक्टर को, जब वेक्टर पढ़ रहे थे तो ये सब चीज़ पढ़े थे हम लोग वहाँ पे भी, ठीक है ना। तो कभी भी कोई पूछा आपसे कि SHM क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है क्या, तो आंसर है हाँ। अगर वेक्टर है तो सारा वेक्टर का जो भी कंडीशन है सब वहाँ वैलिड होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम लिखे थे x इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, ये क्या है, ये वेक्टर नहीं है क्या, आंसर वेक्टर है। देखिए इसके साथ एक एंगल जुड़ा है, यानी कि एक वेक्टर है ये, इसके पास एक डायरेक्शन है, बात ही समझ में। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो। चलिए खैर, ये तो खैर एक्स्ट्रा बातें थी, चलिए उसको हम सॉल्व करते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या आ गया, y स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर। अगर इसको कॉमन ले लिया जाए तो ये कॉस स्क्वायर डेल्टा उधर से आएगा साइन स्क्वायर डेल्टा, ठीक है, और माइनस 2xy कॉस डेल्टा अपॉन a1 a2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो ये 1 हो गया, अगर ये 1 हो गया तो आ गया क्या,
एक्स स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 2xy कॉस डेल्टा अपॉन A1 A2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा। पहली बात तो ये आप लिख लीजिए इसको। ये है आपका मेन इक्वेशन उसका, ठीक है। फिर डिफरेंट कंडीशन डाल के हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसको लिख लीजिए अच्छे से। इस रिलेशन को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यही रिलेशन आपके काम का रिलेशन है, ठीक है। अब जो समझना है वो ये डिफरेंट कंडीशंस रखने हैं कि इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, अगर डेल्टा 0 होता, अगर इन दोनों में फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं हो, ठीक है ना, तो क्या होगा? इफ डेल्टा इज 0, पुट डेल्टा 0 हेयर। इफ यू पुट डेल्टा 0 हेयर इट इज 0। इफ यू पुट डेल्टा 0 हेयर इट विल बिकम 1। cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है। देन द इक्वेशन विल बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन A1 A2 इज इक्वल टू 0। ओके, एंड देन यू विल सी ये क्या है, तो ये है x अपॉन A1, ठीक है, माइनस y अपॉन A2 का होल स्क्वायर। आपका चेक कर लीजिए आप, ये यही है। और अगर ये 0 है तो x अपॉन A1 इज इक्वल टू y अपॉन A2 है, एंड वी विल हैव y इज इक्वल टू A2 अपॉन A1, y इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू x। यानी कि अच्छा, y से x के रिलेशन को क्या बोलते हैं? ट्राजेक्ट्री इक्वेशन। याद करिए, वो आपका बताता है पाथ, कैसा पाथ पकड़ेगा, ठीक है ना। यही है आपका ट्राजेक्ट्री इक्वेशन। इसका कैसा है? लीनियर है। कैसा है? लीनियर है। इसका ट्राजेक्ट्री रिलेशन कैसा है? लीनियर है, ठीक है। खैर हम इस इक्वेशन को यहाँ लिख देते हैं, बार बार फिर मुझे मिटाना होगा वो। प्लस वाई स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 2xy कॉस डेल्टा अपॉन A1 A2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा। इसको याद रखिए। एक कंडीशन में वो आया। अब ऐसे कंडीशंस में आपको ग्राफ भी बताना पड़ता है, ठीक है ना। हम लोग काइनेमेटिक्स में भी ये काम कर चुके हैं कि y और x के बीच का जो इक्वेशन आता है वो कौन सा इक्वेशन कहलाता है? ट्राजेक्ट्री इक्वेशन कहलाता है। निकालते भी थे पहले, ठीक है। तो अगर इसमें आपको ग्राफ पूछ दिया जाए, इसका ग्राफ बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ। तो कैसे बनेगा? ऐसे बनाइए x, ऐसे बनाइए y। इसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव कि निगेटिव? आंसर है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्लोप तो ऐसा ही है ना, ये है इसका ग्राफ, जहां पे स्लोप क्या है? A2 अपॉन A1, ठीक है। तो अगर डेल्टा 0 है तो आपको जो मोशन आएगा वो ऐसा मोशन दिखाई देगा, ठीक है। हम आपको दिखाएंगे भी थोड़ी देर में, ठीक है। चलिए, नाउ इफ डेल्टा इज पाई, अगर डेल्टा पाई है तो क्या होगा? यहां देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, ये सब में तो कोई दिक्कत नहीं है। वाई स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2xy A1 A2 और कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है और साइन पाई 0 होता है, तो खाली ये प्लस में आ जाएगा, प्लस 2xy अपॉन A1 A2। कैसे आया? समझ में आया? कॉस पाई -1 होता है इज इक्वल टू 0। अब ये क्या आ गया? x अपॉन A1 प्लस y अपॉन A2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड व्हाट यू विल गेट? y इज इक्वल टू माइनस A2 अपॉन A1 इंटू x। ये भी कैसा रिलेशन आया? स्ट्रेट लाइन रिलेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये भी ग्राफ कैसा आएगा? बट यहाँ स्लोप कैसा है? नेगेटिव। यू विल गेट दिस ग्राफ। इसमें आपको मोशन कैसा दिखाई देगा? इसमें मोशन ऐसा दिखाई देगा, इसमें मोशन ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। लिख लीजिए इसको। ठीक है, आ रहा है समझ में? लिख लीजिए।
वो केस 1, ये केस 2, लिख लीजिए ऊपर में केस 1 और केस 2। अब करेंगे केस 3, पॉज करके लिख लीजिए आप। चलिए, केस 3। नाउ केस 3 में देखिए, इफ डेल्टा इज इक्वल टू पाई बाई 2, इफ डेल्टा इज इक्वल टू पाई बाई 2, इफ यू पुट पाई बाई 2, डेल्टा पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री, तो साइन 90 होता है 1 और कॉस 90 होता है 0, तो ये टर्म 0 हो जाएंगे, ठीक है। एंड व्हाट यू विल गेट, एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1, साइन पाई बाई 2 1। ये किसका रिलेशन है, ये याद करिए, एलिप्स का रिलेशन है। किसका है, ये एलिप्स का रिलेशन है। इट विल बी एन व्हाट, एलिप्स, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये y है ना, तो y के नीचे क्या है, a2, तो ये होगा 2a2 और ये होगा 2a1, और जो ग्राफ आएगा आपका वो ऐसा कुछ है। ऐसा आपको एक एलिप्टिकल ग्राफ आएगा, मतलब कि अगर कंडीशन ये है कि डेल्टा पाई बाई 2 हो गया है दोनों के बीच में, तो ये ऐसा आएगा, ये एलिप्टिकल ग्राफ देगा आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज केस 4, केस 4, इफ डेल्टा इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है, एंड a1 इज इक्वल टू a2, ठीक है, तो क्या होगा, ये तो 0 होगा, ये तो 1 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों बराबर होंगे तो यहां चला आएगा, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का। तो व्हाट यू विल गेट, अरे सर्कल भी तो एक एलिप्स ही है जिसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बराबर होते हैं। And you will get like this, सर्कल है वो, ठीक है। ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। आई बस समझ में, ये ग्राफ है। ये जो डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ होते हैं ना, जो हमको मिलते हैं, उसको बोलते हैं लिसा-जॉस फिगर। जी, लिसा-जॉस फिगर, यानी कि अगर मान लीजिए ऐसा मैं बताऊं कि अगर ये 2 SHM है, अगर ये 2 SHM है, ठीक है, एक को हम ऐसे ये कराएं और एक को हम ऐसा दिए, ये ऐसा हो रहा है और ये ऐसा चल रहा है, ये ऐसा, मतलब ये इधर इधर और ये इधर इधर, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। ये 2 SHM है, परपेंडिकुलरली मिल रहा है, ठीक है, मेरा बात है समझ में। या फिर एक ऐसे ऐसे कर रहा है और एक ऐसे ऐसे, देन you will obtain the figure, these figures on the paper, and that figure is called what, Lisa-Joss figure. That figure is called what, Lisa-Joss figure. तो यहाँ पे लिखेंगे, इस कंडीशंस को लिख लीजिए अच्छे से, याद रखिए अच्छे से, कोई हार्ड बात है नहीं, याद रखना। यहाँ पे लिखते हैं फिगर we obtain from this combination is called Lisa-Joss figure। मैं दिखाता हूं ये कैसा होता है, पहले आप लिख लीजिए इसको।
Okay students, now you'll see Lissajous figure, how we can make the Lissajous figure. देखिए इसको ध्यान से देखिए. This pendulum is going to depend on the direction that it's swinging. If it's swinging in this direction, well then the movement is from the bob all the way up to the ceiling. Notice that the white and the pink string are both moving together. Now, if it's swinging in this direction, it's going to have a period of about 2.5 seconds. But if it's swinging in this direction, well, then the movement's not going to be the whole length. It's going to be from the bob up to where the strings are connected. So just the container and the white string are moving. If we look up at the pink string, we see in this case it's stationary. Now, the period moving in this direction is going to be faster. In fact, let's find it. It's about 2 seconds, simply because from the bob to where those strings are. So now you see, ये क्या है? ये एक पेंडुलम की तरह काम कर रहा है. इस बॉटल में सैंड भरा हुआ है और ये जो भी ट्राजेक्टरी देगा ना, वही आपका लिसाजॉस फिगर आएगा. देखिए, ये देखिए, इसमें देखिए, इसमें मोशन कैसा दिया? ऐसा, मतलब प्लेनर मोशन. प्लेनर मोशन एक्स और वाई दोनों में, एक्स और वाई दोनों में होगा तो वो प्लेनर मोशन होगा. ये एक तरह का प्लेनर मोशन इसने ऐसे दिया. अगर ये सिर्फ ऐसा और ऐसा देता, अगर ये सिर्फ ऐसा और वैसा, मतलब इसको अगर डिस्टर्ब किया जाता एक्सियल, तो सिर्फ एक्सियल लाइन आता. आई विल शो यू एक्सियल लाइन ऑल्सो. Okay, students, now you can see here. Alright, now let's take a look at the movement of this pendulum on a single axis. Yes, ये देखिए एक ही एक्सिस पे हो रहा है. It takes about 2.5 seconds. ये देखिए, ये एक ही एक्सिस में हो रहा है. ये एक एक्सिस में है, एक एक्सिस में. चाहे इस एक्सिस में देखिए, एक ही लाइन आ रहा है. ये सिंगल SHM है, along the same direction, एक ही SHM. It still has a period of about the same amount of time. So it doesn't matter whether it's moving this way or this way. It takes the same amount of time for it to complete one oscillation. But what we're interested in is a combination of these two movements together. अब देखिए, अब क्या किया जा रहा है कि इन दोनों, ये दोनों मोशन का कॉम्बिनेशन लिया जा रहा है. इसका और इसका कॉम्बिनेशन, मेरी बात ध्यान से रखिएगा, तो वो x में भी होगा और y में भी होगा. ठीक है, तो देखिए क्या होता है. ये देखिए, ये देखिए, x और y. देखिए, ये देखिए, ये x, ये जो इन्होंने मोशन दिया वो x और y दोनों में है, प्लेनर मोशन में है. देन वी आर ऑब्टेनिंग अ फिगर, यू कैन सी हियर. देखिए, ये एक एलिप्स आया, ये एक एलिप्स आया, यू कैन सी हियर. ठीक है, एंड यू कैन सी ये फिगर है. ये है आपका लिसाजॉस फिगर. ये जो फिगर ऑब्टेन हो रहा है, ये है आपका लिसाजॉस फिगर. ठीक है, आपने देखा एलिप्स आया, कई जगह पे सर्कल भी आया, और ये, ठीक है ना. तो ये इस तरह का जो फिगर बनता है, इसी फिगर को हम लिसाजॉस फिगर के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, यस. और देखिए, और मैं दिखाता हूं, और समझिए. ओके, सो यू कैन सी हियर नाउ. फिर देखिए, ये देखिए एक और मोशन. ये देखिए, ये देखिए कैसा आ रहा है. स्ट्रेट लाइन भी आ रहा है. ये देखिए एलिप्स भी आ रहा है. ठीक है, स्ट्रेट लाइन भी आया. यस, एंड नाउ दिस फिगर इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? अ लिसाजॉस फिगर. ये एक तरह का लिसाजॉस फिगर है. यू कैन सी इट. कभी स्ट्रेट आ रहा है, कभी एलिप्स बन रहा है. ओके, सो इस तरह के फिगर्स आपको लिसाजॉस फिगर आते हैं, जिसमें कि हम लोग कैसा डिस्टर्बेंस लगाते हैं? प्लेनर डिस्टर्बेंस लगाते हैं, एक्स और वाई दोनों में. ठीक है,
हम लोगों ने देखा कि कैसे बनता है लीसा-जॉस फिगर, ठीक है। चलिए कुछ चीज़ें और देखते हैं यहाँ पे। कई बुकों में ये लिखा रहता है कि x बराबर साइन स्क्वायर ओमेगा टी ए। क्या ये SHM है? कई बुकों में लिखा मिलता है ये कि क्या ये SHM है। आंसर है बिल्कुल है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये SHM क्यों है, इसको आप तोड़िए। देखिए SHM वो होता है जो इस फॉर्मेट का होता है, साइन ओमेगा टी या फिर a इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। इस फॉर्मेट पे अगर होता है, चलो फाई कर लो, अगर इस फॉर्मेट पे होता है तो वो SHM है, वरना कोई SHM नहीं है। क्या ये इस फॉर्मेट पे आ सकता है? आंसर है, चेक करते हैं। x इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब मुझे बताइए साइन स्क्वायर ओमेगा टी को तोड़ के क्या लिख सकते हैं? तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को तोड़ के लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। कैसे हुआ ये आप देखिए, कॉस 2 ओमेगा टी क्या होता? कॉस 2 ओमेगा टी होता कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता ये। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। ये इधर आएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है, अपॉन 2। क्या यही है ना ये? देखो, ठीक है। तो ये x जो आया, ये जो x आया वो क्या आया? a/2 माइनस a/2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी। क्या ये SHM है कि नहीं है? आंसर है। ये जुड़ा, इससे परेशान मत होइए, ये एक SHM है। समझ में आया? ये एक SHM है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, समझे जरा। मान लीजिए कि हमारा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, हमको x एक्सिस के अलॉन्ग देखना है। मान लीजिए ये 0 है, मेरा मीन पोजीशन यहाँ नहीं है, मेरा मीन पोजीशन मान लीजिए यहाँ पे है, एम्पलीट्यूड की दूरी पे, और यहाँ से SHM होना शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ से SHM होना शुरू हो रहा है, ये यहाँ से a जा रहा है इधर, ये ऐसा जा रहा है, यहाँ है a, ये SHM ऐसा चल रहा है, ये ऐसा ऐसा। इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू a, यानी कि एट t इज इक्वल टू 0 पे मान लीजिए ये यहाँ पे है और ये इस तरफ जा रहा है। हमको t इज इक्वल टू 0 का कंडीशन चाहिए होता है ना, पहले भी चाहिए होता था, अभी भी चाहिए है। t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, ठीक। लेकिन t इज इक्वल टू 0 पे क्या x इज इक्वल टू 0 है? x इज इक्वल टू 0 है? आंसर है नहीं। t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू a है। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इक्वेशन ऐसा होगा a प्लस कॉस साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी, ये है इसका इक्वेशन। ये SHM है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट जुड़ा है, इसका मतलब ये है कि x जो इस SHM का जो मीन पोजीशन है वो ओरिजिन पे नहीं है। अगर ये ओरिजिन पे होता तो हम क्या लिख लेते? x इज इक्वल टू डायरेक्ट a साइन ओमेगा टी। लेकिन ये x, इसका जो मीन पोजीशन है ये यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे है, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 नहीं है, और वो इधर की तरफ चल रहा है। मेरी बात समझ आई? ये इधर की तरफ चल रहा है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 कब होगा मैं बताऊं? इधर से जब ये इधर चला तो t/4, फिर इधर से आया तो t/4, मतलब इधर से इधर आया तो t/2, और फिर इधर t/4। कितना हुआ टोटल टाइम? t/2 प्लस t/4, ये हुआ 4 3t, ये हुआ 3t/4। अब रख के देखिए तो 0 आता है कि नहीं? x इज इक्वल टू a प्लस a साइन ओमेगा हो गया आपका 2π/t, और टाइम हो गया 3t/4, ठीक है। अब इसको काट के देखिए कितना आता है। ये मतलब t से t कट गया, और ये 2 से 2 दूना 4, ये हो गया 3π/2 a प्लस a साइन 3π/2। साइन 3π/2 कितना होता है? -1। यू विल सी a माइनस a दैट इज 0। देखिए इस इक्वेशन से क्या आ रहा है? एट t इज इक्वल टू 3/4 कितना आया? 0। तब ये 0 हुआ। लेकिन t इज इक्वल टू 0 पे क्या है? इफ यू पुट t इज इक्वल टू 0 हियर, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और x क्या बचेगा? a, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे x बराबर a है। तो इसका SHM इक्वेशन x बराबर a साइन ओमेगा टी नहीं है, इसका इक्वेशन है x बराबर a प्लस a साइन ओमेगा टी। मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। हम लोग 95% केसेस में x इज इक्वल टू 0 मीन पोजीशन पे लेते हैं, बट ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ देख लीजिए, तो हमने यहाँ देखा कि अगर SHM इक्वेशन में अगर बगल में कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो भी एक SHM है, ठीक है।
अब यहाँ पे कॉस भी रहता तो भी होता, साइन है तो कॉस का भी फंक्शन चलेगा, अलाउड होगा SHM के लिए। तो अगर x इज इक्वल टू a प्लस ए कॉस ओमेगा टी होगा क्या, तो भी वो भी क्या SHM है? आंसर है हाँ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे x इज इक्वल टू a/2 और फिर a/2 कॉस ओमेगा टी, ये तो SHM है ही, और इसमें एक कांस्टेंट जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या ये SHM है? आंसर है हाँ SHM है, जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 2 ओमेगा। कोई दिक्कत नहीं, कितना ही फ्रीक्वेंसी हो, मैंने तो बस ये पूछा है कि क्या ये SHM है? आंसर है, ये पूछा गया सवाल है, ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो अगर आपको ये आ गया a साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्या ये SHM है? तो आप क्या बोलोगे? हाँ है। इस फॉर्मेट का हर एक चीज SHM है। और साइन या कॉस का पावर कितना होना चाहिए? 1। तो यहां से डिराइव करके पावर 1 तो आ ही रहा है। ठीक है, तो अगर कोई पूछ ले कि अगर ये SHM है तो उस SHM का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो अगर ये ओमेगा दिया हुआ है तो 2 ओमेगा, तो इस SHM का फ्रीक्वेंसी कितना है? 2 ओमेगा। क्या वो SHM है? आंसर है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये सब SHM है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, ये याद होना चाहिए। फिर आपसे पूछा गया कि x इज इक्वल टू a साइन क्यूब ओमेगा टी, क्या ये SHM है? देखते हैं, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी इंटू 1, अब तो आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 लिख सकते हैं। ये क्या आ गया? x बराबर a/2 साइन ओमेगा टी और इंटू ये एक तो ये हो गया माइनस, फिर आ गया a/2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, ये वाला। ठीक, आई बात समझ में? यहां पे देखिए ये आ गया साइन ओमेगा टी और कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको आपको जोड़ के सिंगल डिजिट, सिंगल वाला बनाना है। क्या वो कभी होगा? आंसर है नहीं होगा। आप करके देख लीजिए, इसको सॉल्व करिएगा तो साइन, इसको आप जब सॉल्व करेंगे साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस बी पे नहीं आएगा, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये SHM नहीं है। साइन, अच्छा साइन क्यूब ओमेगा टी को तोड़ना भी तो हम जानते हैं, अगर आपको ध्यान में हो तो साइन क्यूब ओमेगा टी, यानी कि मैं बताऊं आपको, तो ये देखिए यहाँ पे जैसे कि आपने मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है, मैं बताऊं आपको, समझिए। अगर आपको ऐसे भी चेक कर, आप ऐसे भी चेक कर लीजिए, दोनों फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। ठीक है, दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होता तो ये हो सकता था, बट दोनों फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तभी वो SHM रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अगर दो SHM जुड़ते हैं और दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो भी वो SHM नहीं आएगा। ठीक है ना, वो सिंपल हार्मोनिक नहीं रह जाएगा, वो फिर अलग हार्मोनिक बनेगा, वो सिंपल हार्मोनिक नहीं रह जाएगा वो। बट हमको तो सिंपल हार्मोनिक पढ़ना है। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम बात करें आपको तो साइन 3x को क्या लिखते हैं? तो 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, आपने शायद ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो साइन क्यूब x क्या आ जाएगा? साइन क्यूब x 1/4 इंटू 3 साइन x माइनस साइन 3x। देखिए, तो यहाँ पे रखिए ये बात, अगर हम इसी फॉर्मूला से यहाँ पे रखें तो ये है a/4 इंटू 3 साइन x माइनस साइन 3x। अब बोलोगे सर ये है दोनों तो SHM ही है, तो दोनों SHM ही, SHM जुड़ के तो SHM ही आता है। आंसर है आता है, लेकिन उसका एक कंडीशन होता है कि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। देखिए इसमें इसका फ्रीक्वेंसी, अगर यहाँ तो x नहीं है तो ओमेगा टी है, ओमेगा टी है ना, तो ओमेगा टी की जगह x थोड़ी ना, x में तो मैंने फॉर्मूला बताया, यहाँ x की जगह ओमेगा टी है तो मैंने ओमेगा टी लिख दिया। यहाँ देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी कितना है? ओमेगा। यहाँ फ्रीक्वेंसी कितना है? 3 ओमेगा। SHM नहीं है, सिंपल नहीं है, ये सिंपल नहीं है। आई बात समझ में? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये कंपाउंड हार्मोनिक मोशन है, अलग हार्मोनिक मोशन है, वो आपको नहीं पढ़ना है। तो एक बात याद रखेंगे, कभी हमसे कोई पूछ दे कि दो SHM जुड़ना है तो क्या वो SHM आएगा? तो आंसर है आएगा जब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। ठीक है, इसमें कहीं से कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है।
ठीक है। फिर पूछ दिया गया कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा एक्स, क्या ये SHM है? आंसर है x इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा एक्स ओमेगा टी, मतलब x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी क्या SHM है? आंसर है हाँ है। क्या x इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या SHM है? आंसर है। क्या x इज इक्वल टू ए साइन क्यूब ओमेगा टी SHM है? आंसर है नहीं, वो सिंपल नहीं है। वो आई बात समझ में? क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो चुका है, ठीक है। या इसके पहले वाले तरीके को भी आप एक्सपेंड करेंगे तो यही आएगा, परेशान मत हो बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो ये मैंने समझाने के लिए बोला, आप इसको लिख लीजिए नोट में। नोट में इफ two SHMs are added resultant will be SHM only when frequency of both SHM are same। आई बात समझ में? कर लीजिए। एक बार नीट में ही ये पूछा गया था कि x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या SHM है? तो आंसर है हाँ है। इसी तरीके से सवाल में पूछा गया था, सवाल में डाल के इसको लिख लीजिए आप, तो इसको समझ के अच्छे से, आई थिंक आपको समझ में आया हो ये बात, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे अनडैम्प्ड फ्री ऑसिलेशन, और आपका लगभग 98% केस आपका अब हो चुका है पूरा, यानी कि अनडैम्प्ड फ्री ऑसिलेशन हो चुका है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? डैम्प्ड फ्री ऑसिलेशन। सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे डैम्प्ड फ्री ऑसिलेशन, मतलब डैम्पिंग होगा उसमें, मतलब फ्रिक्शन होगा उसमें, ठीक है। तो डैम्पिंग मतलब क्या है? फ्रिक्शन। डैम्पिंग मतलब क्या है? फ्रिक्शन। अगर देखा जाए ये अगर ये मास m है, इसका ये k है, अगर इसको यहां से अगर हम डिस्प्लेस करें तो ये करेगा SHM। इस पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो एक तो आएगा kx, एक तो आएगा kx, मैंने डिस्प्लेस को इधर करा है, ठीक है, तो फोर्स भी इधर ही लगाएंगे एनीवे kx। लेकिन एक फोर्स और आएगा, अगर सोचिए फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये हमेशा करता रहता, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? आंसर है नहीं, रियल लाइफ में तो रुकता है। क्यों रुकता है? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन है, उसका सारा एनर्जी खा जाता है। तो यहाँ पे एक और फोर्स आता है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, F। यही है आपका डैम्पिंग फोर्स, या इसको FR बोल दीजिए, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब ये FR कितना होता है? तो छोटे डिस्प्लेसमेंट्स के लिए, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, for small displacements FR is directly proportional to V square, sorry V। बड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए V स्क्वायर पे जाता है, बट छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए इट विल डिपेंड ओनली ऑन V। V इज व्हाट? वेलोसिटी, ठीक है, या माइनस V, सॉरी माइनस V। और इसका इक्वेट करने के लिए देयर इज अनदर कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग कोफिशिएंट। जिस तरह वहाँ K आता था, यहाँ पे B आता है, और इसको बोलते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट। डैम्पिंग कोफिशिएंट, इसको याद रखना है, ठीक है। इट इज, इसका यूनिट क्या होगा? SI यूनिट ऑफ B इज व्हाट? न्यूटन पर मीटर पर सेकेंड। अरे न्यूटन पर वेलोसिटी, ये तो न्यूटन में होगा, ये न्यूटन पर मीटर पर सेकेंड नहीं होगा, तो ये कटेगा कैसे, है ना। इसको सिंप्लीफाई करके देखो तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर, ठीक है। और अगर डायमेंशन फॉर्मूला देखना चाहते हो क्या हो जाएगा? mLT -2 इंटू टी अपॉन m, मास का, ये कट जाएगा, एंड इट इज व्हाट? LT -1, ठीक है। तो सिंपल चीजें इसको याद रखिए, ठीक है। अच्छा, इट इज डिनोटेड बाई, कैसे, इसको कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे, इसको बोलते हैं डैम्पर, ऐसे,
आपने बाइक के शॉकर्स वगैरह में देखा है, उसमें डैम्पर लगा होता है। आप ऐसे एक बार करते हो तो ये डैम्पर जो है ना उसका सारा एनर्जी खा जाता है, जिसके कारण आपको शॉक पता नहीं चलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डैम्पर। तो किसी भी डैम्पर को हम लोग ऐसे ही शो करते हैं ऑसिलेशन से और ऑसिलेटरी सिस्टम्स में। ये है डैम्पर, लिख लीजिए। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि रियल सिस्टम जो स्प्रिंग मास का होगा वो सिर्फ स्प्रिंग के साथ नहीं होगा, उसमें एक डैम्पर भी लगा होगा। मतलब ऐसा मान के चलते हैं, अगर ये नहीं भी है, अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं शो किए हैं तो अलग से हमको एक डैम्पर लगा के सिस्टम को शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये लगा हो, ये नहीं भी लगा हो तो भी फ्रिक्शन होगा इसमें, बट ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ठीक है ना, कि अलग से लगा देते हैं ताकि समझ में आता है हमको कि इसमें फ्रिक्शन भी लग रहा है। मतलब ये सिर्फ kx के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये फ्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसका मास m है। और मान लीजिए डिस्प्लेस ऐसे करा x, तो इसका फोर्स कैसा है, ये है m। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगा b इंटू वी वेलोसिटी, और इस पर एक फोर्स लगा kx, और इसको ऐसा किया x। तो भाई साहब अगर इस डायरेक्शन में है तो फोर्स इधर लग रहा है, तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन, ma इज इक्वल टू kx प्लस bv, kx प्लस bv लिख लीजिए। bv नहीं, bv। ठीक है, लिख लीजिए। नाउ उसमें भी देखे थे डायनेमिक इक्वेशन हम लेके आए थे, एक्स डबल डॉट प्लस के अपॉन एम एक्स इज इक्वल टू 0। वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था अनडैम्प्ड फ्री ऑसिलेशन का। ठीक है, यहां भी हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड फ्री ऑसिलेशन या फिर एसएचएम, क्योंकि हमको तो एसएचएम पढ़ना है। ये क्या हो जाएगा उसका, तो यहाँ देखिए, ये सॉरी ये तो माइनस में है ना, माइनस में, क्योंकि उल्टा है ना, इसके उल्टा ही है, ध्यान से मिस्टेक हो गया, सही कर लीजिए उसको। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम ए प्लस बी वी प्लस के एक्स बराबर 0। ओके, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए को एक्स डबल डॉट प्लस बी, इसको लिख सकते हैं एक्स डॉट प्लस के एक्स बराबर 0। ठीक है, एंड द इक्वेशन बिकम एक्स डबल डॉट प्लस बी अपॉन एम एक्स डॉट प्लस के अपॉन एम एक्स इज इक्वल टू 0। ये है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड फ्री एसएचएम। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड फ्री ऑसिलेशन। फ्री एसएचएम कर लो। अच्छा, फ्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी इधर कोई लोड नहीं लग रहा है, कोई फोर्स इधर नहीं लग रहा है, लगाएंगे बट अभी नहीं लग रहा है। ठीक, हमारे सिलेबस में थोड़ा थोड़ा बस पढ़ना है, उतना ही देखेंगे। ठीक है, बट थोड़ा सा ज़्यादा भी आपको बता देंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तो ये आपका आ गया। ठीक है ना, अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जानना है। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, आप क्वेश्चंस देख सकते हैं।